Student, welcome to our YouTube channel History with सोनू सर। आज आप लोगों को पढ़ना है इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रवाद चेतना का उदय। अब यहाँ जो एक चीज़ जो समझने वाली बात है वो ये है, जो राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के प्रति समर्पण, लगाव, श्रद्धा, निष्ठता निष्ठता एकजुटता, ये तमाम बातें जो हैं जो देश के हितों में की जाए वही राष्ट्रवाद कहलाता है। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। अब यहाँ जो आप लोग को एक बात जो है ध्यान देनी है वो है राष्ट्रीय चेतना, मतलब देश के प्रति सोचना। राजनीति, आप लोग इस शब्द से तो भली भांति ही परिचित होंगे। आर्थिक, रुपया पैसा की बात होगी। सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण, तो यहाँ जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं इन सभी का जो है एकीकरण वो भी देश के हितों में हो, वही तो राष्ट्रवाद है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो जब 19वीं शताब्दी की अगर बात होगी तो 19वीं शताब्दी का क्या मतलब होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है 1801 से लेकर और 1899 की जब बात होगी तो ये इस टाइम पीरियड को जो है हम लोग बोलेंगे 19वीं शताब्दी। तो ये 19वीं शताब्दी कहलाएगी। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में क्या था, बटा हुआ था। भारत संगठित नहीं था। तो यहाँ पे बात होगी 19वीं शताब्दी में जो है वो भारत संगठित नहीं था। भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और प्रत्येक छोटे छोटे राज्यों पे स्थानीय जो शासक है वो राज करते थे। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। तो उस समय जो है भारत में कोई भी ऐसा बड़ा लीडर नहीं था जो भारत का एकीकरण कर सके। सामान्य न्याय व्यवस्था का अभाव था। अब ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, सामान्य न्याय व्यवस्था का अभाव तो होगा ही, क्योंकि भारत जितने टुकड़ों में बटा होगा प्रत्येक टुकड़ों पे अलग अलग राजाओं का, शासकों का शासन होगा और प्रत्येक राज्य की जो पॉलिसी होगी, वहाँ का जो कानून व्यवस्था होगा, विधि व्यवस्था, वो उस राजा के अनुसार होगा। तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था का तो अभाव देखने को मिलेगा ही। राष्ट्रीय एकता में कमी का अर्थ है उन अनुभूति का अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़े। तो यहाँ पे अगर भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, अगर सभी लोगों का समान लक्ष्य न हो, देश के प्रति और देश के प्रति समर्पण न हो, तो भारत में जो है वो अनुभूति का अभाव तो होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि यहाँ पे कमी जो है वो देश को एकीकृत करने में बाधा का काम करती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई ऐसे तत्व उभरे जिससे ये कमी दूर होती गई एवं भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। तो हम देख रहे हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं, तो कई ऐसे घटनाएं वहाँ पे घट रही है, ऐसे ऐसे संगठन निकल के सामने आ रहे हैं जिससे धीरे धीरे भारत का एकीकरण होना वो तय होने लगा था। यही राष्ट्रवाद है एवं इसी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम है। तो देश के प्रति लड़ाई, देश के हितों के लिए लड़ना, देशों के लिए जो है तमाम ऐसे अपने सुख सुविधाओं का त्याग करके देश की सभ्यता, संस्कृति और गौरव की प्रतिष्ठा को बनाए रखना, यही राष्ट्रवाद है। और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो है, जो शुरुआत है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में किए थे, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनताओं के सभी वर्गों का शोषण हुआ। अंग्रेज कभी भी अपने किसी भी उपनिवेश में उस उपनिवेश के नागरिकों के बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी काम जो है वो किया नहीं था। चाहे राजनीतिक में सुधार हो, आर्थिक में हो या सामाजिक में हो, अंग्रेज तमाम चीजें अपने बेनिफिट के लिए ही किया करते थे। और अगर कोई भी काम सामाजिक स्तर पे न होकर, समाज के लिए न होकर, देश के लिए न होकर, अपने निजी फायदा के लिए किया जाए, तो वहाँ के आम जनता, जो आम वर्ग है वहाँ पे, वे सभी शोषित और पीड़ित होंगे ही। अब जब तमाम जनता वहाँ पे शोषित होना जब प्रारंभ हो जाता है, तमाम जनताओं का शोषण प्रारंभ हो जाता है, तो जिससे जनता के बीच असंतोष की भावना ने एक व्यापक रूप लिया। अब स्वाभाविक सी बात है, उस देश की तमाम जनता को अगर शोषित किया जाएगा, तो वहाँ की जनता उस औपनिवेशिक सरकार से तंग आकर उसके खिलाफ जो है वो आंदोलन प्रारंभ करेगी ही, और ऐसा हुआ भी। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डाक और तार व्यवस्था, रेल, छापेखाने, समरूप प्रशासनिक व्यवस्था आदि का विकास किया। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट को अगर हम लोग डिटेल में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, तो डाक और तार व्यवस्था की बात होगी। तो अंग्रेजों ने डाक और तार व्यवस्था इसीलिए भारत में स्थापित किए थे, ताकि एक अंग्रेज अधिकारी दूसरे एक अंग्रेज अधिकारी को अपनी कोई भी सूचना और व्यक्तिगत जानकारी बहुत ही आसानी से पहुंचा सके। अगर रेल लाइन की बात करते हैं, तो जो अंग्रेजों के द्वारा ये जो रेल लाइन बिछाया गया था, इसका भी अंग्रेज अधिकारियों ने अपने फायदे के लिए ही इसका जो है वो रेल लाइन का, यहाँ पे भारत पे जो है ये रेल लाइन का जो है उन्होंने जो है इसकी विधिवत व्यवस्था जो करवाई, इसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ से भारी मात्रा में कच्चे मालों को विदेश भेजना था, अपने बंदरगाहों तक पहुंचाना था, जिसके कारण रेल मार्ग जो है वो भारत में प्रारंभ किया गया, ताकि बड़ी ही आसानी से और बड़ी भारी मात्रा में जो है भारत का जो है दोहन किया जा सके, यहाँ के सामानों को विदेशों में जो है सप्लाई किया जा सके। अगर हम छापे खाने की बात करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस की, तो अंग्रेज अधिकारी अपने मूल दस्तावेज को प्रिंटेड करने के लिए और अपने सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। समरूप प्रशासनिक व्यवस्था, ये सिर्फ दिखावे के लिए थी समरूप प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। यद्यपि इनका विकास एक सुचारू प्रशासन चलाने की दृष्टि से किया गया था, तथापि इन सभी ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तमाम ऐसी घटनाएं जो उस टाइम पीरियड में घटी थी, वो भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के लिए जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर एक एक कारणों को अगर हम जानने का प्रयास करते हैं, तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय विधि, शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था, जिससे निम्नलिखित वर्गों में बांटकर अध्ययन प्राप्त किया जाता है। जैसे राजनीतिक कारण की अगर हम बात करते हैं, तो राजनीतिक कारण में हमें क्या देखने को मिलता है, तो भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे, और ब्रिटिश सरकार साम्यवादी नीति के पोषक थे। यहाँ हम देख रहे हैं जो ब्रिटिश का जो साम्राज्य है, जो ब्रिटिश का शासक है, वो अपनी उपनिवेश में प्रजातंत्र की बात कभी से नहीं करती थी। वो हमेशा चाहती थी वहाँ के स्थानीय शासकों को बढ़ावा दिया जाए और उसके कंधे पे बंदूक रखकर ही चलाया जाए, अर्थात वहाँ का जो लोकल शासक है उसको सपोर्ट किया जाए, वहाँ के जमींदारों को सपोर्ट किया जाए, और उसके बाद भारत में अपनी विधि व्यवस्था को बनाए रखा जाए। भारत ने भारत में अंग्रेजों ने शुरू से ऐसा ही किया है, स्थानीय राजाओं को जो है आपस में लड़वाना, उसके बाद उसका हितैषी बन के उसी के साम्राज्य को लूटना, ये अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति भारत में प्रारंभ काल से ही चलते आ रही है। अगर हम आगे की बात करें, तो सन 1858 में महारानी विक्टोरिया के उदय के साथ ही, उद्घोषणा के साथ ही, सभी
देसी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। अब 1858 में महारानी विक्टोरिया जो है वो दिल्ली में उद्घोषणा करती है जो भारत अब जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है। तो इस ये पहली बार ऐसी घटना घटती है जो भारत का एकीकरण उस टाइम पीरियड में प्रारंभ हो जाता है। इससे पहले जो है 1858 से पहले भारत कंपनी के अधीन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, लेकिन 1858 के बाद भारत जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है वो आ गया था। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय लहर जो है वो आ गई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमनकारी चक्र जो है वो चलाए। जैसे ही भारत का एकीकरण होना प्रारंभ होता है तो भारतीयों का सोच विचार इस तमाम चीजें जो है एक ही धरातल पे जो है वो आपस में पनपना शुरू हो जाता है, और भारत का एकीकरण के साथ भारत के नागरिकों का सोच का भी एकीकरण प्रारंभ हो जाता है, जिससे वे राष्ट्रीयता की बात करने लगते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीयता की लहर जो है वो दौड़ जाती है, जिससे अंग्रेज काफी चिंतित हो जाते हैं और वे इन चीजों को दबाने का भरसक पूरा प्रयास करते हैं। अगर हम सन 1878 की बात करते हैं तो सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया। अब यहाँ देख रहे हैं लॉर्ड लिटन जो है वो वर्नाकुलर एक्ट पारित करता है। तो वो कब करता है? 1878 में ये पारित करता है, और वो प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देता है। मतलब भारत में जितने भी भारतीय हैं और वे जो प्रेस के माध्यम से जो अपना समाचार जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो वे कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कोई भी चीजें जो है वो नहीं छाप सकते थे। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर एक्ट में यही प्रतिबंध तो लागू किया था। अगर हम बात करें 1879 की आर्म्स एक्ट की, तो 1879 के आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए जो है अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों को ऐसा लगता था जैसे अगर भारतीयों के पास अगर हथियार आ जाए तो हो न हो राष्ट्रीयता की लहर में भारतीय आकर और अंग्रेजों का दमन करना प्रारंभ कर देंगे, जिस डर से अंग्रेज अधिकारियों ने जो है 1879 में आर्म्स एक्ट पारित कर दिया और जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने से वंचित कर दिया। सन 1883 की अगर हम बात करते हैं तो इल्बर्ट बिल का पारित होना भी राष्ट्र को बल दिया। इस बिल का उद्देश्य भारतीय यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमे की सुनवाई सामान्य न्याय में करना था और विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था, जिसके अंतर्गत मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुना सकता था। यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया और सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। अब अंग्रेजों ने एक कदम आगे उठाते हुए 1883 में इल्बर्ट बिल पारित किया। अब इस बिल का मतलब क्या था? तो इस बिल का सीधा सा मतलब था, अगर कोई अंग्रेज भारत में किसी प्रकार की अगर कोई गलत गतिविधि को वो करता है तो उसकी मुकदमा भारतीय जज के द्वारा भी सुनी जा सकती है और सजा भी दी जा सकती है। लेकिन यूरोप वासियों के द्वारा जो है यूरोप के जनता के द्वारा इसका विरोध किया गया और फिर जो है इल्बर्ट बिल को फिर वापस ले लिया गया। अब इसका ये परिणाम निकल के आया, जो भारतीय जो जज है वे सिर्फ भारतीय लोगों का ही मुकदमा को सुन सकते हैं और उसी को सजा दे सकते हैं, लेकिन वो किसी भी अंग्रेज नागरिकों की मुकदमा को नहीं सुन सकते हैं। उनकी अदालतों में ये नहीं सुनी जाएगी और अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई भी मुकदमा होगा तो उसका जो जज होगा वो भी अंग्रेज ही होगा और अंग्रेजों के द्वारा ही ये मुकदमा सुना जाएगा। लेकिन भारतीयों को ये अधिकार कुछ समय के लिए दिया भी गया और फिर वापस पुनः ले भी लिया गया। इसी तरह 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। यहाँ स्वाभाविक सी बात है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है कलकत्ता कॉरपोरेशन की जो बात यहाँ पे की गई है, जो एक्ट पारित किया गया है, इसका सीधा सा मतलब था भारतीयों की जनसंख्या में उनका जो कॉरपोरेट जो कॉरपोरेशन था उसमें जो सदस्य काम कर रहे थे तो उसमें भारतीयों की संख्या में कमी करना था। और गैर निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है तो अंग्रेजों के द्वारा
चाहे हुए उनके हितैषी लोगों को उसमें शामिल करना था। तो ये एक्ट जो है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, ये इसी के लिए जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। सन 1904 की अगर हम बात करते हैं तो सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर तर्क देते हुए कर दिया। अब यहाँ आप देखिए 1904 में जो है विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, और ये सीधा सीधा इसलिए लागू किया गया था क्योंकि कई भारतीयों के द्वारा अपना विश्वविद्यालय खोलकर और लोगों को डिग्री देने का जो है काम वो प्रारंभ हो चुका था, और पाश्चात्य शिक्षा को न देकर मूलभूत भारतीय शिक्षा के माध्यम से ही ये डिग्रियां दी जाती थी, और अंग्रेज अधिकारी को ये नागवारा गुजरा, और उसने इस विद्यालयों को जो है सरकारी नियंत्रण में लाकर इस पे जो है निकेल कसने का जो है वो काम किया। 1905 में यहाँ पे अपने बेनिफिट के लिए जो है ये सरकार जो है बंगाल का विभाजन कर देती है, और ये तर्क क्या देती है, सांप्रदायिकता के कारण। तो अंग्रेज की जो नीति है वो हमेशा से भारत के हित में रही नहीं है। हमेशा से क्या, कभी भी भारत के हित में नहीं रही है। वो जब भी किसी भी गतिविधि को भारत के अंदर वो जो किया है वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए किया है। अब इसका जो परिणाम निकल के आया वो निकल के आया भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ। स्वाभाविक सी बात है, जो गुस्सा होना तो लाजमी सी बात है। राष्ट्रवादी भावना बलवती हुई। आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। सन 1907 तक देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेखन छापने वाले को दंड करने के लिए जो है पारित कर दिया गया। अब इतना से ही अंग्रेज अधिकारियों को संतुष्टि नहीं हुआ, तो उसने एक कदम और आगे चलकर जो है इंडियन प्रेस एक्ट लागू कर दिया, और उसने ये 1910 में लागू किया था। और इसका सीधा सीधा सा मतलब ये था, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी भी भारतीय छापे खाने में कोई भी ऐसी खबर को न छापा जाए जिससे ब्रिटिश को इससे थोड़ा सा भी परेशानियों का सामना करना पड़े। डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इन सब के द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच की दूरियां घटने लगी, स्थानीयता समाप्त हुई, एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ा, एक राज्य दूसरे से जुड़ा और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। लॉर्ड डलहौजी ने ये सारी चीजें, जैसे भारत में रेलवे का विस्तार, टेलीग्राफ का विस्तार और सड़क परिवहन की व्यवस्था, ये तमाम चीजें अपनी बेनिफिट के लिए की, ताकि भारत के बीच की दूरियां जो है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच की दूरियां कम की जा सके। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रजातंत्र, आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यवहारिकवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। अब यहाँ देखने की बात यह है, भारत तमाम विश्व के हिस्सों पे अपने नज़रों को वो बनाए हुए था भारतीय, और जैसे ही यूरोप में जो भी घटनाएं घट रही थी उन तमाम घटनाओं की जानकारियां भारतीय लोगों तक जो है वो पहुंच रही थी। अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, जो फ्रांस में क्रांति हुई वहाँ के प्रजा के द्वारा, या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जो 13 उपनिवेश अमेरिका के जो है वो स्वतंत्र कराए गए, ये तमाम जानकारियों से सबक लेते हुए भारतीयों ने भी अपने आप को एकजुट किया, और यहाँ भी उन्होंने आंदोलन करना वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचार से भारतीय प्रभावित हुए। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचार से भी भारतीय जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उनके युद्ध करने की शैली, लोगों में एकजुटता की शैली, देश के प्रति लगाव और निष्ठा देखकर भारतीय काफ़ी उनसे इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। अब वे अपने उत्तरदायित्व एवं नवीन कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे।
अब यहाँ पे जो एक पॉइंट जो है वो जो एक बात है वो गौर करने वाली है वो ये है, जो जिस भारत की बात अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमने किया, जो कई टुकड़ों में विभाजित थी, वे टुकड़ा जैसे ही भारत एकीकृत होता है, वैसे ही भारतीय अब आज़ादी की बात करने लगे, अपने उत्तरदायित्व की बात करने लगे, अपने लिए नए कानून की बात करने लगे। इन तमाम चीज़ों की वो डिमांड अब जो है वो करना प्रारंभ कर देते हैं, और यहीं से भारतीयों का एकीकरण का जो है वो पहला कदम प्रारंभ हो जाता है। इसका बचा हुआ जो चैप्टर है वो अगले क्लास में कंप्लीट करवाया जाएगा। जय हिंद।